किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। इस चैनल पर 2011 से 2023 तक के संपूर्ण सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, जो कि पेपर 2 का सोशल साइंस है जिसका तो उन सभी के लिए पेपर 1 के लिए हिंदी पेडागोजी दोनों लगाई जा रही है और पेपर 2 के लिए सोशल साइंस 2011 से 2030 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर और प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो उसमें जाकर देख लीजिए। नंबर वाइज क्लासेस डली हैं और जो नए आए हैं वो जो पुराने हैं और जो नए आए हुए हैं तो वो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल सकेगा और टाइम बाय टाइम क्लास ले सकोगे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखो, जो भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल को कहा जाता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि एक और पहला नागरिक कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भारत का। एक होता है हमारा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है हमारा भारत का पहला नागरिक, और राज्य का जो पहला नागरिक होता है वो कहा जाता है हमारे राज्यपाल को। तो दो पहले नागरिक, जैसे हम पेपर में आ गया कि भारत में राज्य का पहला नागरिक कौन है, तो वो राज्यपाल है, सही। और पेपर में आ गया कि भारत का पहला नागरिक कौन है, तो वो आ जाएगा हमारे राष्ट्रपति जी। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा? दूसरा। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है क्या? तो देखते हैं 14वीं, 15वीं, 16वीं, 13वीं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो वर्तमान लोकसभा है वो 2014 के बाद कौन सी है? तो वर्तमान लोकसभा हमारी 2014 के बाद है कौन सी? 16वीं लोकसभा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका कौन सा? तीसरा। फिर है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो हमारे भारत का वर्तमान राष्ट्रपति है वो कौन है? तो प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी। तो देखो, इस क्वेश्चन में ये अभी का पेपर नहीं है, प्रीवियस लगाए जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें बता दें आपको, पहले जब उस टाइम पे जब पेपर करवाया गया था तब थे कौन? हमारे रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, राष्ट्रपति पूछ रहे, प्रधानमंत्री नहीं पूछ रहे। प्रधानमंत्री तो है नरेंद्र मोदी। अभी के हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और पूछा जा रहा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ थे, पर वो पहले थे। अभी हैं कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं अभी की राष्ट्रपति। तो राइट आंसर है हमारा द्रौपदी मुर्मू, जो कि इसमें आंसर नहीं है। जैसे अभी एग्जाम में अगर आ गया वर्तमान राष्ट्रपति तो उसमें आ जाएगा द्रौपदी मुर्मू, तो उसमें आ जाएगा, तो आप टिक लगा सकते हो जाकर। इसलिए क्वेश्चन को पहले दिमाग में अच्छे से डाला करो, अच्छे से पढ़ा करो, तब आप उसका आंसर जरूर लगा पाओगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो जो भारत संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया, तो देखो वो नहीं किया गया किसका? राजनीतिक दलों के नाम। जो राजनीतिक दल हुए उनका नाम नहीं किया गया भारत के संविधान में उल्लेखित है ना। तो हमारा इसके अनुसार राइट आंसर होगा दूसरा। फिर है राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो हमारी सभा में जो नामांकित करता है सदस्यों को, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो देखो, राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है राष्ट्रपति जी हमारे। तो राइट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो राइट आंसर फोर्थ हमारा। फिर है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और CA राजगोपालाचारी।
सी राजगोपालाचारी। तो देखो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष मानो तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा, क्योंकि वो भारत के संविधान के अध्यक्ष थे। तो दूसरा हमारा इसका राइट आंसर है। फिर है आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। तो बी पट्टाभी सीतारमैया, टी कृष्णमाचारी, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था वो था कौन, सी राजगोपालाचारी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके अनुसार तीसरा। फिर है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। भारत का जो संविधान है वो कब अपनाया गया था। तो वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो भारत का संविधान अपनाया गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपना लिया गया था। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, दूसरा। फिर है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर DBR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एकीकृत करने की, तो वो निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला। फिर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है। तो वो है राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। तो हमारा राइट हो जाएगा कौन सा, कि जो समवर्ती सूची है उनके मामलों में कार्य करता है संविधान में। ठीक है, संविधान की तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आ जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके अनुसार राइट हो जाएगा हमारा फोर्थ। फिर है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई देता आपको। तो निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके अनुसार कि संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला। फिर है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। 18वीं शताब्दी में किसके नेतृत्व में बंगाल की धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ठीक है, तो नादिर शाह, अली वर्दी खान, बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नियंत्रण से अलग हो गया कौन, तो वो हो गया मुर्शिद कुली खान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, फोर्थ, है ना। फिर है हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। यह किसने फैसला किया, तो देखते हैं। विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो यह पहचाना नहीं जाएगा किसने फैसला किया, तो वो किया लॉर्ड कैनिंग ने। किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, दूसरा। फिर है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था। अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। यह किसने
घोषित किया, गवर्नर जनरल ने घोषित किया था। तो किसकी आवश्यकता थी, तरीके से शासन किया जा रहा था। तो देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन। तो यह घोषित किया किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा किया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके अनुसार कौन सा, दूसरा। फिर है कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब। तो कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा, तो वो कहा नाना साहेब ने, नाना साहेब ने कहा। तो राइट आंसर है हमारा, नाना साहेब ने खुद को पेशवा की पदवी दी थी। तो इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ है। फिर है कि कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी। जैसे हम कारखाने के विषय में पढ़ाएंगे तो सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी पढ़ाने के लिए, तो किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना विधि होगी, या फिर किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या एक डॉक्यूमेंट्री पर फिल्म दिखाना, या एक कहानी सुनाना। तो देखो एक बार एक क्वेश्चन आया था, पर देखो आते हैं क्वेश्चन वही नहीं आता है, क्वेश्चन कोई दूसरा आएगा। जैसे यहाँ पर है कारखाने के विषय में, तो कोई आएगा कि बन के विषय में बताइए, जैसे क्या पढ़ाएं, कौन सी विधि, या फिर ये आ सकता है बन के विषय में, या फिर नदियों के, किसी के भी विषय में। तो एक और आया था क्वेश्चन जिसमें मैंने गलती से, उसमें भी था ऐसे कि यात्रा करवाएं या भ्रमण करवाएं, ठीक है। तो उसमें मैंने फिल्म दिखाना लगा दिया था गलती से, तो उसके लिए मैंने फिर कमेंट करके भी बताया था, किसी ने बताया था कि गलत है, तो मैंने कमेंट करके बता दिया था कि हाँ तीसरा ही सही है। वो गलती से लग गया था मिस्टेक, और गलती से जैसे हो जाता कभी कभी, नहीं पढ़ पाओ तो अच्छे से, इसलिए मेरे से तो यहाँ ये खो गया। आपसे भी हो सकता है, जब मेरे से भी हो रहा है, जबकि मैं इतना देख अच्छे से करवाती हूँ, तो इसलिए बताती हूँ कि आप अच्छे से कीजिए, आप भी बहुत दिमाग लगाइए, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठना है, वहाँ गलत करना ही नहीं है। और ना मैं करवाती, कभी धोखे से ही ऐसी मिस्टेक हो सकती हैं। तो हमारा राइट आंसर, हर क्वेश्चन में इसका पॉजिटिव ढूंढना है, तो ना फिल्म दिखाना होगा, ना कहानी सुनाना, ना नियंत्रण करना। उस विधि को जब उपयोग में लाना है तो किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्योंकि आप कारखानों को दिखाओगे, समझाओगे, फिर दिखा के जब समझाओगे ना कि इसमें ये चीज़ बनती है, ऐसे बनती है, तो आप अच्छे से फिर उस विधि को समझ जाओगे। ज़रूरी नहीं है आपको रट्टा मारने या कुछ करने की। इसलिए फिर है एडुसेट, एडुसेट से क्या अभिप्राय है, EDUSAT, एडुसेट से क्या अभिप्राय है। तो सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कलाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एडुसेट से क्या अभिप्राय, तो है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। एडुसेट क्या है, एडुसेट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अनुसार हमारा कौन सा, तीसरा। फिर है पचवाड़ी और बीजक, पचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। तो पचवाड़ी में किया गया, बीजक में कबीर, गुरु नानक, रविदास, मीराबाई। तो इसके अनुसार पचवाड़ी और बीजक में जो महान हस्ती के छंद विचार किए गए वो किसने किए, तो वो किए कबीर ने। किसने, हमारे कबीरदास ने। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। फिर है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात सिंह, पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, तो किस काल की कीर्ति है। जो एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र है ना, तो जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, तो भाई किस काल की कीर्ति है। तो राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, गुप्त काल और गुर्जर प्रतिहार काल। तो राइट आंसर होगा कि वो दिखाया गया वो काल कीर्ति है किसकी, राष्ट्रकूट काल की। किसकी, राष्ट्रकूट काल
काल की। तो राइट आंसर हमारा पहला ही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। तो देखते हैं उपनिषद में कौन सा संगठन आस्था रखता। तो रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, ब्रह्म समाज, सेवा समाज। तो राइट आंसर है हमारा जो उपनिषद में आस्था रखता है संगठन वो है ब्रह्म समाज संगठन, ब्रह्म समाज रखता है आस्था। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। फिर है बात दिग्दर्शी, बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। जो बात दिग्दर्शी का उपयोग वायु दाब और वायु दिशा, वायु तापमान, वायु वेग। तो इसका प्रयोग किया जाता है वायु यानी वायु दिशा को मापने के लिए। किसके लिए? वायु दिशा को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो वायुमंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल और समताप मंडल। तो देखो हमारी जो रेडियो तरंगों को संचरण में मदद करती है वो परत है कौन सी मदद करती है? वायुमंडल, वायुमंडल रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। तो जो पृथ्वी की आंतरिक परत है वहां से बाह्य परत तक कौन कौन सी है। तो देखते हैं इधर मेंटल पर्पटी, बाहरी कोण और आंतरिक कोण। फिर है आंतरिक कोण, कोण बाहरी कोण, आंतरिक कोण, बाहरी कोण, पर्पटी, मेंटल। फिर है आंतरिक कोण, बाहरी कोण, मेंटल, पर्पटी, मेंटल, बाहरी कोण, आंतरिक कोण। तो देखो राइट आंसर है हमारा कौन सा हो जाएगा। देखो मैं बताती हूँ, ये हो जाएगा क्या, देखो इधर हो जाएगा आंतरिक कोण बीच में, ठीक है, आंतरिक कोण। फिर हो जाएगा कौन सा हमारा बाहरी कोण, फिर हो जाएगा मेंटल, फिर हो जाएगा पर्पटी। देखो पूरे चित्र को आंतरिक कोण हो गया ना, बाहरी कोण हो गया ना, पर मेंटल हो गया ना, फिर है पर्पटी। ऐसा हो जाएगा आंतरिक, बाहरी कोण, मेंटल, पर्पटी। सो इस प्रकार से हमारा कौन सा आंसर तीसरा राइट है, आंतरिक, बाहरी कोण, मेंटल, पर्पटी। तो राइट आंसर हमारा इसका तीसरा है। फिर है दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान में देखिए और बताइए क्या दर्शाता है। तो ये तो चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वारभाटा, लघु ज्वारभाटा और सूर्य ग्रहण। तो देखो ये दर्शाता है हमें क्या, दीर्घ ज्वारभाटा दर्शाता है, ठीक है। और जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं ना जी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी डली है तो उसमें मैंने पढ़ा दिया है सब कुछ। और अगर आपको पहले मैंने कैमरे की मदद से पढ़ाया था, अभी थोड़ा और अच्छे से आ रहा है समझ। तो इस प्रकार से अगर आपको वो क्लासेस समझ ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ज्योग्राफी की समझ नहीं आ रही है तो दोबारा पढ़ा दिया जाएगा उन सभी को। तो अभी मैंने पढ़ा दिया है ये सब कुछ, इसलिए आप लगाते तो आपको आ भी जाता। तो इसका आंसर सही है लघु ज्वारभाटा। तो राइट आंसर है लघु ज्वारभाटा। फिर है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है क्या। जो नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है क्या, बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील, तटबंध। तो ये कहलाता है हमारा क्या, विसर्प बन के मुड़ती ना, पता ही है आपको, ऐसे ऐसे मुड़ेगी तो विसर्प ही बनेगा ना, इसलिए। तो राइट आंसर हमारा विसर्प, यानी दूसरा इसका राइट आंसर है। फिर है अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। तो रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग। तो इनके लिए सबसे उपयोगी कौन सा है, वायु मार्ग है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा हमारा आंसर कौन सा, फोर्थ।
फिर है भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। देखते कौन कहलाती है वह शाखा। तो जैव भूगोल, जनसंख्यिकी, मानव भूगोल, नागरिकीय भूगोल, नागरीय भूगोल। तो राइट आंसर वह शाखा कहलाती है हमारी जो विषय से इस विषय से संबंधित है, तो वह कहलाती है जनसंख्यिकी, है ना। तो दूसरा आंसर इसका राइट है जनसंख्यिकी। फिर है आगे, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। सूर्य इधर गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से कितना, लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च आकांक्षा पर स्थित है। तो देखो ए और आर दोनों सत्य तो हैं, ए और आर दोनों सत्य तो हैं, दोनों में सही दिखाया जा रहा, पर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा, आर ए की सही से स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसके अनुसार पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। निम्नलिखित में से जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है वो कौन सा है। प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन। तो परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा, इसका दूसरा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है ना, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। विशेष रूप से जो निर्मित मतलब बनाए हुए टैंकों और तालाबों में मछली का जो प्रजनन कहलाता है वो क्या कहलाता है। विटीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। तो वो कहलाएगा हमारा कौन सा, पीसीकल्चर राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका, यानी 3 आंसर राइट है। इस प्रकार से आज की क्लासेस यहीं पर समाप्त होती हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन थे और आपके पेपर तक सभी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो आप डेली क्लासेस लीजिए। सोशल साइंस के सारे मतलब 2011 से 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जाएंगे, जो कि आपके 120 नंबर का टारगेट है। 120 नंबर का एक पेपर जरूर करवाया जाता है, भले एक बार में नहीं करवाया जाता, क्योंकि उसमें हिंदी पेडागोजी अलग अलग करवा दी जाती है। सोशल साइंस इसलिए अलग अलग हैं, तो थोड़ा कम समय में जी जल्दी हो जाते हैं पूरे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।